हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम EMRS PGT फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जो कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे बढ़िया डिटेल से। चले स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला। उस यूनिट एंड डायमेंशन में हम सबसे पहले यूनिट्स से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, निर्वात μ0 के चुंबकनशीलता की इकाई क्या है, यानी परमिटिविटी की परमिबिलिटी की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मैग्नेटिज्म चैप्टर से जो चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम आता है उससे भी आप निकाल सकते हैं, और अन्य जो फॉर्मूले उनसे भी ये निकाल सकते हैं। जो सो आसान है उससे निकाल सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कूलाम का नियम से है तो हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें। देखिए F = μ0/4π m1 m2/r²। m1 m2 ये पोलर स्ट्रेंथ है, यानी ध्रुव प्राबल्य है। इसमें से हम μ0 को कैसे करेंगे ये देखिए। तो FR² ऐसे होगा, m1 m2 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पास जो μ0 है अपन 4π है ना, इसको हम आउट कर देंगे, यानी इधर से ऐसे हो जाएगा, 4π इधर आ जाएगा। तो 4π का कोई यूनिट होता नहीं है तो उसको साइड में कर देते हैं। तो μ0 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ध्रुव प्राबल्य जो होता है एम्पियर मीटर होता है, इसका एम्पियर मीटर। इस प्रकार से मीटर मीटर कट जाएगा, आ जाएगा हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये बहुत आसान है निकालना इसको। अन्य भी फॉर्मूले हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बायो सावर्ट का नियम, उससे भी हम इससे निकाल सकते हैं। 4π IDL sin θ/r², इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे अन्य जो मात्रक भी होते हैं, बहुत सारे मात्रक इसके होते हैं, जैसे कई मात्रक हैं μ0 के, तो वो भी अन्य मात्रक में बता देता हूँ। टेस्ला मीटर/एम्पियर आता है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तो घुमा फिरा करके पूछ सकता है, तो इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वाट पर मीटर केल्विन इकाई है, मतलब यूनिट जो है ये यूनिट किसकी है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन लिखे हैं। स्टीफन कांस्टेंट है, विन कांस्टेंट है, और कूलिंग कांस्टेंट है यानी शीतलन स्थिरांक, और थर्मल कंडक्टिविटी। ये चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन में किनकी ये जो दी हुई है ये किसकी यूनिट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टीफन स्थिरांक है क्या। स्टीफन स्थिरांक आपको पता होगा, मैं यहाँ से लगाता हूँ। सिग्मा कहाँ गया, E क्योंकि E प्रपोर्शन होता है जो हीट होता है उसके पावर 4 के, तो E प्रपोर्शन सिग्मा T⁴। इससे आसानी से निकल जाएगा। यही सिग्मा हमारा जो है स्टीफन कांस्टेंट है। तो सिग्मा आ जाएगा हमारा T⁴। और यहाँ पास जो ये E है, ये E Q/, इसको हम AT के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पास AT के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और T⁴ है। यहाँ जो Q है, यहाँ पास ये हीट है यानी एनर्जी है, एनर्जी के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा आएगा ना, ये वाला Q/T, यानी यहाँ आप देखिए जो यहाँ पास जो एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये हमारा वाट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो इसको जूल कहेंगे हम, एनर्जी को जूल पर। ये जो हमारा हो गया ये एरिया है हमारा, तो एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर स्क्वायर से। और ये T यानी सेकेंड टाइम है, तो सेकंड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और यहाँ पास इसको केल्विन 4। तो कहने का मतलब जो मात्रक एक है जूल पर मीटर पर सेकेंड, और केल्विन की पावर 4, ये एक मात्रा हो गया। बट आप देखिएगा अन्य जो मात्रक होता है इसका, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जो ये Q/T है ना, ये वाट होता है, यानी इसको हम अन्य मात्रक रिप्रेजेंट करते हैं, वाट अपॉन ये मीटर, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर 4। इस प्रकार से ये मात्रक हो जाएगा वाट मीटर
-2 K -4। इस प्रकार से ये अन्य मात्रक हो गया इसका वाट के रूप में। तो ये स्टीफन कांस्टेंट का हो गया, ये स्टीफन कांस्टेंट का हो गया मात्रक। अब वीन कांस्टेंट क्या है भाई? वीन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। वीन कांस्टेंट जो होता है वो b = लैम्डा टी के बराबर होता है। हालांकि b का जो वैल्यू होती है वो b बराबर जो होता है 2.89 × 10⁻³ मीटर केल्विन होता है बच्चा। तो सीधी सी बात है ये इसका मात्रक होगा, क्योंकि लैम्डा को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ जो ये टी है थर्मल कंडक्टिविटी यानी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर हमारा केल्विन है और इस प्रकार से ये बी हो गया। अब हम बात करेंगे शीतलन कांस्टेंट। शीतलन कांस्टेंट की बात करते हैं तो शीतलन कांस्टेंट होता है dQ/dt -K T-T0। ये हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बारे में बात करता है। तो ये Q/T, यहाँ पास एनर्जी आ गई हमारी, यानी जो एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होता है यानी कार्य के बराबर होता है। तो जूल/सेकंड इसको बोलेंगे, जूल/सेकंड। और ये जो K है ना ये हमारा ये शीतलन कांस्टेंट है और ये आ जाएगा हमारा केल्विन के रूप में। ये पूरा आ जाएगा केल्विन के रूप में। तो ये समझिए आप कि जो K यानी शीतलन कांस्टेंट है ये केल्विन अलग है, ये वाला K अलग है, कांस्टेंट है। तो इसको हम ये नीचे आ जाएगा तो ये जूल/सेकंड केल्विन के रूप में इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चा ये हुआ हमारा ये इसका यूनिट हो जाएगा। अगर ये बात करते हैं ऊष्मीय चालकता की, तो ऊष्मीय चालकता जो होती है ये dQ/dt -KA/dT/dx। यहाँ x डिस्प्लेसमेंट है, लंबाई है। इसी प्रकार जूल/सेकंड माइनस यहाँ पास K, ये जो K है ये K हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी ऊष्मीय चालकता के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ये एरिया है मीटर² आ जाएगा इनटू, और ये हमारा टेम्परेचर है तो केल्विन अपॉन ये मीटर। तो ये मीटर से मीटर एक कट गया तो 1 मीटर बचेगा, तो जूल जो आएगा हमारा जूल अपॉन ये सेकंड, और ये आ जाएगा इधर मीटर, और इस साथ में केल्विन भी आ जाएगा। तो ये K का जो वैल्यू आया हमारा इतना आया। तो आप समझिए, देखिए अब यहाँ पास ये जूल और सेकंड है ना बच्चा, ये जूल और सेकंड है, ये जूल सेकंड ये वाट के बराबर होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं K = ये वाट और ये मीटर -1 K -1, यानी इसको और दूसरे तरीके से लिखे तो वाट पर मीटर केल्विन, ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चा ये जो है ये जो वाट पर मीटर केल्विन है ये वैल्यू है ऊष्मीय चालकता का, ये ऊष्मीय चालकता की वैल्यू है। बाकी मैं अलग अलग सभी की यूनिट्स बता दिया हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में पूछ सकता है। स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट क्या है, वीन स्थिरांक यानी वीन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, शीतलन स्थिरांक की वैल्यू क्या है, ऊष्मीय चालकता की वैल्यू क्या है। ये इस प्रकार से आप लोग इसका बीमीय सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। डायमेंशन, इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। नए उसमें डायमेंशन जैसे हम बात करते हैं स्टीफन कांस्टेंट की, स्टीफन कांस्टेंट की, ये इसका डायमेंशन क्या है। तो आपको अभी मैंने बताया अभी एक फॉर्मूला कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। ये मैंने अभी आपको एक यूनिट बताया है, इसी यूनिट से आप निकाल सकते हैं। ये जो वाट होता है ये वाट पावर का होता है, इसकी जो हम डायरेक्ट ये शक्ति का हम रख सकते हैं, और इस मात्रक में भी रख सकते हैं आप। जो जूल मीटर स्क्वायर जो सेकंड और केल्विन पावर आया था ना, इसमें भी आप रख सकते हैं। तो जूल ये हमारा वर्क का मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। जैसे हम इसमें रखते हैं, किसी भी रख दो तो mL/T-2 अपॉन, और ये L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पास T है और यहाँ पास ये थीटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बीमीय सूत्र के रूप में। तो M
ये ऊपर जाएगा तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, L0 हो जाएगा, और इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो T के रूप में आ जाएगा, T के रूप में आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और थीटा -4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये है। तो ये हो गया स्टीफन कांस्टेंट का हमारा आ गया डायमेंशन। अब इसके बाद बात करते हैं बीन कांस्टेंट का। बीन क्या है, बीन का बात करते हैं, अभी हमने निकाला था, ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब बीन का हम निकालेंगे, बीन का निकालेंगे तो हमने अभी देखा कि मीटर केल्विन आया था इसका यूनिट, यानी तो कुछ नहीं करना इसको, तो मीटर में लेंथ आ जाता है m0 l और t0, और यहाँ हम इसको थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, के भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और c का जो है लास्ट थर्ड वाले का है, थर्ड वाले में क्या था हमारा, थर्ड वाले में शीतलन कांस्टेंट है। तो शीतलन कांस्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं, जब ये हमने देखा जूल, इसका जो यूनिट था हमारा ये जूल अपॉन सेकेंड केल्विन, ये यूनिट है, तो कुछ नहीं ml2T-2 ये इसका एनर्जी, इसका जूल का डायमेंशन रख दीजिए, और ये हमारा T हो जाएगा, यहाँ पास थीटा रख दीजिए, तो ml2 और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, थीटा -1, ये हमारा हो गया यूनिट। और जो लास्ट बचा हमारा डी वाला जो ऑप्शन बचा है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी यानी उसमें चालकता, इसका जो हमने अभी यूनिट निकाला था वो जूल अपॉन सेकेंड मीटर केल्विन ये आया था हमारा। तो इसमें रख देते हैं अपन, तो ml2T- सॉरी इसको और अच्छे से लिख देते हैं हम, ml2T-2, और ये हो जाएगा हमारा T, और यहाँ पास हो जाएगा L, और ये हो जाएगा थीटा। यहाँ जब ऊपर रखते हैं इसको तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो L बस बचेगा, यहाँ आ जाएगा तो पावर माइनस बचेगी, और यहाँ पास T जाएगा तो T जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, -1 -2, तो ये 3 हो जाएगा, थीटा -1। ये थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन आ गई इस प्रकार से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप बढ़िया से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूला थे, फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो बहुत आसानी से चुंबकीय आघूर्ण, इतना सिंपल फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, ये मैग्नेटिक वाले चैप्टर का है। तो मैग्नेटिक वाले चैप्टर में क्या कहता है कि जो हम M=IA, ये चुंबकीय आघूर्ण है, M को हम चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, I हमारा करंट है, एरिया ये। तो इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सीधी सी बात है, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन ml2T0 और एम्पियर, ये आ गया इसका डायमेंशन, ये एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं बड़े आसानी से इसको। तो ये हो गया हमारा एम्पियर, ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा भाई, एम्पियर मीटर, ये हुआ ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस ये हमारा अल्टरनेटिव करंट का टॉपिक का है। तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई बी इक्वल टू फाई बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एल आई आ जाता है, यानी प्रोपोर्शन की जगह स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल के वैल्यू निकालने के लिए फाई बी अपॉन फाई बी अपॉन आई हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका यूनिट जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, वेबर अपॉन एम्पियर। और ये जो वेबर अपॉन एम्पियर है इसी को हम हेनरी कहते हैं, इसी को हम हेनरी कहते हैं। ये हो गया।
यानी जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम हेनरी कहेंगे, वेबर पर एम्पियर भी है। ओके, तो देखिए कहाँ है वेबर पर एम्पियर, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। वेबर, सॉरी एक मिनट, सॉरी इसमें ये हमारा ऑप्शन होगा इसका, ये सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ये जो है हमारा ये होगा हमारा ये ऑप्शन यहाँ पास है हमारा रॉन्ग हो चुका, रॉन्ग लिखा है, इसको हम लिखेंगे वेबर, सॉरी इसको वेबर अपॉन एम्पियर। तो यहाँ पास हालांकि वेबर एम्पियर होना चाहिए था, यहाँ पास ये रॉन्ग है, इसको ऐसे लगाइएगा वेबर पर एम्पियर, तो ये सही हो गया। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। दूसरा अगर पूछता है तो आपको हेनरी बताना है, हेनरी सभी जगह हालांकि पूछता है, तो ये हेनरी, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, इसका डायमेंशन हो सकता है ml2t-2a-1 अपॉन ए। तो ये एरिया, ये ml2t-2a-2, ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व का धीमी सूत्र। आपको पता होगा 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, ये भी होता है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। और टेस्ला भी होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। याद रखिएगा जरूर इसको, क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो टेस्ला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट। ये इसको जरूर सभी लोग ध्यान देकर रखिएगा। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा ई न्यू। अब ये जो हमारी एनर्जी है, इस एनर्जी का जो मात्रक होता है यानी वर्ग के बराबर होता है ml2t-2 अपॉन t-1, ये फ्रीक्वेंसी का होता है, तो ml2t-1 आ जाएगा इसका यूनिट। एक और बात है, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका जो डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन जैसे हमने बताया अभी आपको, ये डायमेंशन ये कोणीय संवेग के बराबर होता है, यानी एंगुलर मोमेंट के बराबर होता है। यानी कोणीय संवेग कैसे होता है उसको देख लीजिए। कोणीय संवेग ये तो j से रिप्रेजेंट कर दिए, एल से एल इक्वल टू आर इंटू पी, ये होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में रखते हैं। तो एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये मीटर इंटू जो होता है इसका, तो mlt-1 होता है। तो इस एक मिनट, सॉरी हाँ, इसको और डिटेल थोड़ा लिखते हैं। ये मीटर हो गया, क्योंकि हमारी ये दूरी है, डिस्टेंस है, और एम भी होता है, तो इसको हम लिखेंगे ये मीटर, और ये जो हमारा है ये यहाँ पास ये जो है ना, ये मास है, क्या है, मास है। तो ये मास को ध्यान दीजिए, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ये हो जाएगा। यहाँ पास ये वेग है यानी वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस प्रकार से। तो इसका जो मात्रक यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा ml2t-1। ये देखिए इस प्रकार से आया हमारा, यानी दोनों का सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आंसर ऑप्शन हुआ इसका। अब ये जो आया है ना हमारा, ये जो मात्रक हुआ, ये डायमेंशन में निकाला, मात्रक क्या होगा वो देखिएगा। मात्रक क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। मात्रक में लैम्डा इक्वल टू ये जो होता है, इसका मात्रक होता है जूल, और यहाँ पास क्या है, सेकेंड -1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड हो जाएगा लैम्डा। तो ये मात्रक हो गया इसका, यानी जूल सेकेंड डायमेंशन ये हुआ। इस प्रकार से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग और प्लैंक कांस्टेंट दोनों को डायमेंशन सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा पृष्ठ तनाव का मात्रक, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या है। तो आपको पता है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन और
एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है ना, यानी सरफेस एनर्जी। तो इस प्रकार से जो इसका फॉर्मूला होता है, जो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि पर लेंथ में फोर्स, जो फोर्स लगता है T इक्वल टू पर लेंथ में जो फोर्स लगता है, तो वो कहलाता है सरफेस टेंशन। तो ये न्यूटन अपॉन मीटर, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार ये होता है पृष्ठीय, तो W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू यही होता है, इसको हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन में जो होता है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल W, तो W अपॉन होता है यानी वर्क अपॉन एरिया होता है। एक मिनट, इसको हम ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी टेंशन दे देते हैं। तो ये वर्क अपॉन एरिया हुआ। वर्क अपॉन एरिया जो होता है ना, वो क्या होता है, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं जूल अपॉन मीटर को हम न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि जूल अपॉन मीटर को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मीटर। तो ये दोनों का डायमेंशन, दोनों के जो यूनिट हैं वो सेम हैं। और क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन और जो हमारा ये जो पृष्ठीय तनाव हुआ, सरफेस टेंशन और पृष्ठीय तनाव दोनों इक्वल क्वांटिटीज हैं, इनको ध्यान देकर रखना है। तो हमारा न्यूटन प्रति मीटर हुआ हमारा आंसर, न्यूटन पर मीटर। तो इसका और भी देख लेना, डायमेंशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो सकता है, ये देख लीजिए। डायमेंशन सीधी सी बात है, इसमें टेस्ला इक्वल टू फोर्स की जगह ml, फोर्स का जरूर याद रखिएगा, और यहाँ पास ही आ जाएगा लेंथ। तो ऊपर जाएगा तो लेंथ कट गया, तो आएगा हमारा m L0 T-2, ये हो गया इसका डायमेंशन। T क्या ध्यान देकर रखना है आपको सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन। L अपॉन R का मात्रा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। L अपॉन R का यूनिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वांटिटीज हैं जो सेम, जैसे आप देखिएगा L अपॉन R हो गया इक्वल टू हो गया अंडर रूट LC हो गया इक्वल टू RC हो गया। और भी है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट है K अपॉन M हो गया। इस प्रकार से यहाँ पास ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के ध्यान दीजिएगा, ये मास है। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है ना, इन सब की क्वांटिटी होता है सेकंड यूनिट, सॉरी सेकंड यूनिट होती है, सेकंड क्या होती है, सेकंड। अब बहुत महत्वपूर्ण ये सेकंड निकला कैसे, तो आपको याद होगा अल्टरनेटिव करंट से हम इसको फाइंड करे थे। जैसे आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है, तो ओमेगा इक्वल टू हम रखेंगे 2 पाई f इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो f इक्वल टू आ जाता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट LC, और यहाँ पास 2 पाई भी रख सकते हैं। हालांकि इसको और अच्छे से थोड़ा मैं लिख दूँ, हमारा f इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, और यहाँ पास हम 2 पाई रख देते हैं। हालांकि 2 पाई ये यूनिट और डायमेंशन में कोई इसका वैल्यू नहीं रखता नंबर वाला। तो अब हम देखते हैं इसका, ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन अंडर रूट LC इक्वल टू ये होता है हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 1 अपॉन टाइम की इक्वल होता है, यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये होता है यानी आवर्तकाल, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो L अंडर रूट LC का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, F हम रख सकते हैं, F इक्वल टू F 1 अपॉन F रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन F, यानी ये पर में आ गया पर, तो फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये क्या हो गया, सेकेंड। तो यानी अंडर रूट, सॉरी कहाँ हो गया, एक मिनट, 1 अपॉन क्या हुआ, 1 अपॉन हो गया F, चूंकि F जो होता है 1 अपॉन T के होता है, तो इसका टू आ जाएगा इसके जो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, यानी 1 अपॉन सेकेंड माइनस 1, तो अंडर रूट LC इसका हो जाएगा हमारा S यानी सेकेंड। ये इस प्रकार से, इसी का यूनिट भी होगा टाइम T, ध्यान दीजिए, सॉरी डायमेंशन T होगा। तो इस प्रकार से LC का आ गया। और ये L अपॉन R मतलब ये सभी का जो यूनिट है ये सभी का आ जाएगा, क्योंकि आपको एक याद होगा ओमेगा, L अपॉन ओमेगा, जो इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम
आर को, तो इससे भी इसका जो यूनिट आएगा वो सभी का सेम आएगा। तो आपको याद करके रखना 1/L इक्वल टू √c इक्वल टू RC इक्वल टू √K/m, ये सभी का यूनिट होता है सेकेंड, और डायमेंशन होगा हमारा t। ठीक है, ये होगा डायमेंशन। इस प्रकार से सभी को याद करके रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर निकालना चाहूँ तो इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यल जो होता है आर के बराबर होता है, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, उसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो यूनिट ऑफ परमिटिविटी अभी हमने निकाला था चुंबकनशीलता, अब आ गई विद्युतनशीलता, ये हमने निकाला था, वेरी सिंपल है। चैप्टर 1 को आपको पता होगा, कूलाम का नियम, यानी F इक्वल टू 1/4, इसको और अच्छे से लिख दूँ मैं, याद होगा आपको कूलाम का नियम सभी को, तो 1/4 πε0 और Q1 Q2/r², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, तो F इक्वल टू होगा हमारा, जो यहाँ पास इसकी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो और एक चीज़ है 1/4 πε0 का मान होता है 1 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ भेज दें अगर अपोजिट कर दिया जाए इसको, यानी उल्टा, तो ε0 को जो मान आएगा यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया। एक तो ये वैल्यू हुई। दूसरा वैल्यू कहाँ से हम कहाँ से प्राप्त हुई, हमको दूसरी जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, चैप्टर 2 से जो संधारित्र पढ़ते हैं ना, तो C इक्वल टू A/ε0/d, समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो CD/A इक्वल टू A/ε0 आ जाएगा। यहाँ से ये जो आया ना हमारा, ये C है जो है संधारित्र है, इसको हम फैराड बोलते हैं, ये फैराड है, ये मीटर है, और ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ε0, तो मीटर कट गया, हमारा आया ε0 इक्वल टू फैराड पर मीटर। ऑप्शन कहाँ गया भैया, ये है। ओके, तो दोनों आपको यूनिट याद होनी चाहिए, ये दोनों यूनिट बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलना, दिल दिमाग में बैठा के रखना है दोनों यूनिट्स। ठीक है, दोनों यूनिट हमारे दिमाग में होना चाहिए आपके। तो इस प्रकार से अगर इनके डायमेंशन को भी आराम से यहाँ निकाल सकते हैं, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी, ये जो हमारा चुंबकनशीलता μ0 का मात्रक नहीं है। अब ये बताइए कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये हेनरी प्रति मीटर है कि नहीं। सॉरी, तो आपको पता होगा कि μ0 इक्वल टू होता है चुंबकन क्षेत्र अपॉन चुंबकन तीव्रता B/H, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जब मात्रक रखेंगे वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और ये जो होता है हमारा ये एम्पियर मीटर होता है। इसको जब हम काटेंगे तो वेबर क्या आएगा हमारा, ये कट जाएगा, हालांकि ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो वेबर अपॉन एम्पियर मीटर आएगा। ठीक है बच्चा, ये जो वेबर अपॉन मीटर है ना, अब इस वेबर अपॉन मीटर को हम ना रिप्रेजेंट करेंगे हेनरी पर मीटर से। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा, यानी इसका ये मात्रक हुआ ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगला भी है, दूसरा भी मात्रक होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, ये टेस्ला अपॉन एम्पियर, और यहाँ मीटर रख दो, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी मात्रक होता है। ये हेनरी मीटर हो गया। ठीक है, ये मात्रक हो इसका, ये इसका मात्रक हो गया टेस्ला पर मीटर, ये भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं वेबर पर एम्पियर होता कि नहीं होता है, इसको भी देखेंगे। वेबर प्रति एम्पियर मीटर, अभी हमने देख लिया वेबर कहाँ गया, वेबर, ये जो है वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये भी होता है इसका मात्रक। ठीक है, अब लास्ट वाला ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि
आपको पता होगा इसका जो मात्रक होता है, अब जब हम रखेंगे टेस्ला की जगह रखेंगे, क्योंकि टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी होता है। तो इसकी जगह जब हम रखेंगे तो टेस्ला की जगह इसमें टेस्ला की जगह रखेंगे टेस्ला आया ना हमारा। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते थे, देखिए हम बताते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा करके यहाँ पास इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पास मैं बताता हूँ कैसे आएगा। जो कि टेस्ला अपॉन होता है, टेस्ला अपॉन ये मीटर, टेस्ला अपॉन एम्पियर मीटर होता है फॉर्मूला, एम्पियर पर मीटर। ये ऊपर चला गया हमारा, तो टेस्ला मीटर अपॉन ये आ गया हमारा ए। बट जब हम इसमें रखते हैं टेस्ला का वैल्यू की न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसमें इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अपॉन आएगा हमारा एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर ये सब ऊपर जाएगा, कट जाएगा, ये हमारा ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, आएगा हमारा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन मीटर आता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आता है इसका यूनिट। तो इस प्रकार से ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की दृष्टि से कौन अलग है, विच इज डिफरेंट इस टर्म ऑफ यूनिट। ये चारों ऑप्शन है हमारे पास। कलांतर है, तो कलांतर को आपको पता है, ये कलांतर को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग कौन है, मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कलांतर जो होता है हमारा फाई होता है, तो फाई यहाँ पास जो कलांतर है उसको हम मीटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। लैम्डा के बराबर होता है, कलांतर जो होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, लैम्डा जो हमारा मीटर के बराबर है। ओके, इसके बाद यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है ना, यांत्रिक तुल्यांक की बात करते हैं तो यांत्रिक तुल्यांक जूल प्रति कैलोरी होता है इसका आंसर। इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी होता है। और इसके बाद ध्वनि प्रबलता, ये जो है आपको तो पता है ये डेसिबल होती है, ये डेसिबल होता है। ध्वनि प्रबलता जो होती है डेसिबल होता है। लेकिन पॉइसन निष्पत्ति जो होती है ना, ये मात्रक जो पॉइसन निष्पत्ति होती है, ये जो हमारी यूनिट है, ये मात्रक हीन राशि है, मात्रक हीन राशि है, ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय हो।